गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे जहां कहीं भी आप बस रहे होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में मुझे आपको ये कहना है कि शहर के कई इलाके हैं जहां पर अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत उनको बंद किया गया है, जिनमें फैसल टाउन है, गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, अंदरून शहर समेत दीगर इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का दौरानिया आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा और फैसला भी आज ही होगा कि इन इलाकों को खोला जाएगा या स्मार्ट लॉकडाउन का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया जाएगा। कल और परसों तो जुज़वी लॉकडाउन के तहत वैसे ही तमाम मार्केट्स, बाजार पूरे शहर के ही बंद रहने वाले हैं। दूसरी जानिब अच्छी खबर मेरे पास ये है कि शहर की 13 मार्केट्स स्मार्ट लॉकडाउन से बच गई हैं, क्योंकि वहां पर करीबन 3,500 दुकानदारों और खरीदारों की स्मार्ट सैंपलिंग की गई थी, जिनके रिजल्ट्स के मुताबिक 3,022 अफराद की रिपोर्ट मंफी आई है। एक और अच्छी खबर मेरे पास ये है कि PCR टेस्ट यानी कोरोना टेस्ट के रेट्स पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कम कर दिए गए हैं। निजी लैब्स पर टेस्ट की कीमत 1400 रुपये कम करके 6,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत की बात करेंगे। और आज हमने बात करनी है जी खासतौर पर टमाटर के हवाले से। सैलड की जब भी हम बात करते हैं, टमाटर की खीरे की बात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टमाटर भी बहुत ज़्यादा सैलड में इस्तेमाल होता है। हर खाने की ज़रूरत भी समझा जाता है, टमाटर से ही खानों में जायका आता है। बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, ग़ज़ाई अज्जा क्या है, कितने फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें हमें जोहा सोहेल बताएंगी, माहिर ग़िज़ायात। जोहा, प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें टमाटर की अफादियत और ग़ज़ाई अज्जा बताइए कि क्या क्या फ़वाद हासिल हो सकते हैं इससे। बिल्कुल सिद्रा, टमाटर की अफादियत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके कलर में आ जाती है। आपने देखा टमाटर का रंग रेड कलर का होता है। रेड कलर का इसका जो कलर है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन हमारे पास एक ऐसा पिगमेंट है, एक ऐसा फाइटोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को हर किस्म के कैंसर से बचा कर रखता है। बहुत से लोगों में स्किन कैंसर का इशू होता है, प्रोस्टेट कैंसर का इशू होता है, तो अगर वो अपनी डाइट में टमाटर की क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो इस कैंसर से बच सकेंगे, क्योंकि लाइकोपीन हमारी बॉडी में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को रोकता है। बहुत से लोगों में धूप में निकलने की वजह से, यूवी लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज का मसला, स्किन टैनिंग का मसला आ रहा होता है। तो अगर ऐसे लोग टमाटर को अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो वो धूप की शिद्दत की वजह से जो स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रहे होते हैं उससे बच सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि गर्मी के मौसम में टमाटर का इस्तेमाल ज़रूर रखें ताकि आप यूवी लाइट से बच सकें। इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो चुकी है, जिसमें लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इन सबको जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में हमारे लंग्स की हेल्थ, हमारे ब्लड की हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही होती है। तो कोशिश ये करें कि टमाटर का इस्तेमाल रखें, कि टमाटर के थ्रू जो लाइकोपीन हमारी बॉडी में जाता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लाइकोपीन के अलावा टमाटर में हमारे पास ल्यूटिन मौजूद है। ल्यूटिन एक और हमारे पास फाइटोन्यूट्रिएंट है जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को बचपन में आंखों से रिलेटेड इश्यूज हो रहे होते हैं, तो अगर वो ल्यूटिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है। बहुत से ओल्डर एडल्ट्स को एज के साथ साथ कैटरैक्ट्स का मसला, ग्लूकोमा का मसला, मोतिया का मसला, जिसमें सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, उसके मसले बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो इस मसले से, इस रिस्क को अपनी बॉडी में कम कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में हमारे पास कोलिन मौजूद है। कोलिन हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो एसिटाइल कोलिन बनाता है। एसिटाइल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जिनकी कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में जा रही होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, अगर वो टमाटर कंज्यूम करते हैं तो इसके थ्रू उनकी बॉडी में कोलिन जाएगा जो उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा कोलिन हमारे पास ब्लड प्रेशर के लिए पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में अक्सर क्या होता है कि उनकी खून की शरेयानें होमोसिस्टीन की ज़्यादती की वजह से तंग हो रही होती हैं, और कोलिन क्या करता है कि होमोसिस्टीन को मैथ्योनिन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में होमोसिस्टीन बॉडी में रह रहा होता है, वो मैथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। तो जब आप कोलिन कंज्यूम करेंगे टमाटर के थ्रू तो होमोसिस्टीन मैथ्योनिन में कन्वर्ट होगा, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में जो खून की शरेयानें तंग होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है उसका मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा टमाटर हमारे पास एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है जिसमें फाइबर भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए, आपकी बड़ी आंतों की सेहत के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत से लोगों में कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। बहुत से लोगों को गर्मियों में कॉन्स्टिपेशन का मसला भी ज़्यादा हो रहा होता है। क्यों ज़्यादा होता है कि जब आपकी बॉडी में से पानी निकलता जाता है स्वेटिंग की फॉर्म में, डिहाइड्रेशन की फॉर्म में, डायरिया की फॉर्म में, वॉमिटिंग की फॉर्म में, तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी अमाउंट कम हो जाती है। जब बड़ी आंत में पानी की अमाउंट कम होगी तो आपका स्टूल पास आउट करने में बहुत मुश्किल होती है।
क्योंकि जब आप ह्यूमन बॉडी ने स्टूल पास आउट करने तो उसके लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है और फाइबर भी बहुत ज़रूरी है। तो टमाटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों चीज़ें हमारे पास एक अच्छी अमाउंट में मौजूद हैं। तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स या वो लोग जिनको बड़ी आंतों से रिलेटेड कोई भी इशू है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके थ्रू जो फाइबर उनकी बॉडी में जाएगा, जो पानी उनकी बॉडी में जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टमाटर में हमारे पास विटामिन सी मौजूद है जो क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत से लोगों को स्किन डैमेज हो रही होती है यूवी रेडिएशंस की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से, तो अगर वो लोग अपनी डाइट में टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू जो विटामिन सी लाइकोपीन कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनकी बॉडी में जाएगा तो उनकी ओवरऑल स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन। ठीक है जोहा सोहेल, आपने हमें टमाटर की अफादियत तो बता दी। अब हमें ये बताइए क्या सभी लोग टमाटर से इस्तेफादा कर सकते हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको टमाटर खाने से परहेज करना चाहिए? बिल्कुल सिद्रा, जब हम बात करते हैं कि टमाटर का इस्तेमाल किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए तो उसमें सबसे पहले गर्ड वाले पेशेंट्स आ जाते हैं। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इस मसले में ऐसा होता है कि बहुत से पेशेंट्स जो भी चीज़ खाते हैं वो फ़ौरन से रिफ्लक्स में आ जाती है, वॉमिट की फॉर्म में उनकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। गर्ड के पीछे एक बेहतरीन जो एक रीज़न है हमारे पास वो ये होती है कि आपका जो इसोफेगस के नीचे एक एलियस स्फिंक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर हो जाता है तो जो भी चीज़ आप कंज्यूम करेंगे वो आपकी बॉडी में से बाहर निकल रही होती है। तो गर्ड वाले पेशेंट्स में हमारा बेसिक गोल ये होता है कि उनको ऐसी चीज़ें देनी है कि जो बहुत इजीली रिफ्लक्स में ना आ सके, जो आपके स्टमक में बहुत देर तक रह सके। तो टमाटर में हमारे पास मैलिक एसिड मौजूद होता है। मैलिक एसिड जब गर्ड वाले पेशेंट्स जिनको रिफ्लक्स का मसला, वॉमिटिंग का मसला, तेजाबियत का मसला, सीने में जलन का मसला बहुत ज़्यादा रह रहा होता है, अगर वो मैलिक एसिड वाली चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो उनका ये मसला और बढ़ सकता है, एग्रीवेट हो सकता है। तो मैलिक एसिड अगर आप टमाटोज के थ्रू कंज्यूम करें या ग़िज़ा में किसी और चीज़ के थ्रू भी इसको कंज्यूम करें तो इसको अवॉइड करें क्योंकि ये गर्ड को एग्रीवेट करेगा। इसके अलावा किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स को किडनी स्टोन्स का इशू होता है वो टमाटोज़ का इस्तेमाल अपने डाइट में अवॉइड करें क्योंकि टमाटोज़ में हमारे पास ऑक्सलेट्स मौजूद हैं। ऑक्सलेट्स किडनी स्टोन्स को प्रमोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोगों को एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट रहता है कि सिंपल वो टमाटर के बीज निकाल के फेंक देते हैं, बाकी टमाटर वो कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑक्सलेट्स पूरे टमाटर में हमारे पास मौजूद है, उसके बीज में भी और उसके जो पल्प है, जो उसका गूदा है, उसके अंदर भी हमारे पास ऑक्सलेट्स मौजूद हैं। तो वो लोग जिनको किडनी डिसऑर्डर्स हैं, किडनी स्टोन्स का मसला है, वो इसको ज़रूर अवॉइड करें क्योंकि इसमें मौजूदा ऑक्सलेट्स उनके इस मसले को और एग्रीवेट करते चले जाएंगे। इसके अलावा इसमें पोटेशियम के अमाउंट मौजूद है। तो किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स में अक्सर मिनरल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में से फ्लश आउट नहीं हो रहे होते, वो बॉडी के अंदर ही स्टोर हो रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि गुर्दों के जो अमराज के जो पेशेंट्स हैं वो टमाटर का इस्तेमाल अपनी डाइट में अवॉइड करें ताकि वो इसके नुकसानात से बच सकें। जोहा, टमाटर हमारे खानों का तो बुनियादी जुज़ है ही, लेकिन उसको अच्छे से हम पका लेते हैं भून भून के। क्या वही काफ़ी है हमारी ग़िज़ा के लिए या फिर हमने रॉ टमाटर भी इस्तेमाल करने हैं? अगर करने हैं तो बताइए फिर कि कितने करने हैं और किस किस तरह से करने हैं। बिल्कुल सिद्रा, टमाटर को अपनी डाइट में मुख्तलिफ तरीकों के साथ शामिल कर सकते हैं। आप इसका जूस बनाकर कर सकते हैं, आप इसकी सिंपल प्यूरी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लेंड करके इसको इस्तेमाल करते हैं। टोमेटो को सॉस के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाजारी आप केचप लाते हैं उसकी वजह आप घर में टोमेटो सॉस बनाएं और उसको अपनी जो आपकी सेवरीज हैं, जो मील्स उसके साथ कंज्यूम करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लेकिन टमाटर को बहुत ज़्यादा कुक करने से परहेज़ करें क्योंकि हमारे घरों में जो जनरली खाने बन रहे होते हैं उसमें हम टमाटर को बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा भून रहे होते हैं, जो कि एक ठीक प्रैक्टिस नहीं है। टमाटर को अगर आप 2 मिनट के लिए हीट के ऊपर रखते हैं तो टमाटर के अंदर मौजूदा जो विटामिन सी है वो 10% तक ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि जब आपने इसको अपने खाने में ऐड करने, ग्रेवी में ऐड करना है तो सिंपल इसको ब्लेंड करके बिल्कुल खाने की एंड स्टेज पे आप इसको ऐड करके हल्का सा उसको स्टर कर दें, उसके अंदर उसको मिक्स कर दें और हीट के साथ इसका ज़्यादा एक्सपोजर मत करें क्योंकि जितना आप इसको हीट देंगे, जितने आप इसको हीट के ऊपर रखेंगे तो जो मौजूदा विटामिन सी है, जो इसके अंदर मौजूदा न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो इसमें से डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा तपिश मिलने से, हीट मिलने से वो भी ख़राब हो रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक नहीं आ सकेंगे और हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो टमाटर को बेहतरीन ये है कि जब आपने खाने में ऐड करना है तो बिल्कुल आप उसको ब्लेंड करें और उसके बाद सिंपल 15 सेकंड के लिए आप उसको हीट दें और उसके बाद आप उसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर दें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए तो वो लोग जिनको गर्ड का मसला है, जिनको किडनी स्टोन्स का मसला है, वो इसके इस्तेमाल से परहेज़ करें। लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल एक दिन में
1 कप अनकुक्ड, यानी कि एक दिन में 1 कप कच्चे टमाटर वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा कप पके हुए टमाटर। अगर आपने पका हुआ कंज्यूम करना है, खाने में कंज्यूम करना है तो वो आधा कप, अगर आप सैलड फॉर्म में कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो आप 1 कप कच्चा टमाटर कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा टोमेटो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है कि अगर आप डाइट में कंज्यूम नहीं करें लेकिन आपकी स्किन के ऊपर कुछ इश्यूज हैं तो आप इसको अगर टॉपिक के लिए अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। बहुत से लोगों को एक्नी का मसला रह रहा होता है, टोमेटोज में मौजूद है सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपकी एक्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक्नी को कम करता है। बहुत से लोगों की स्किन के ऊपर लार्ज पोर्स बन रहे होते हैं, उनके पोर्स बहुत खुल रहे होते हैं, भर रहे होते हैं, तो ये उनके पोर साइज को भी कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपकी स्किन को एक ब्राइटनेस, एक रेडियंस प्रोवाइड करता है जो स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट। बहुत शुक्रिया जोहा सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें बता रही थी टमाटर हम किस किस अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं और टमाटर से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे मैं जाऊंगी लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। आज से कहा गया है जी मानसून का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है जिसके बाद मौसम अच्छा खासा खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन साथ में बारिश बरसने के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं उन पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना टेस्ट से मुतालिक मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कोरोना PCR टेस्ट यानी कि कोरोना टेस्ट निर्ख 6,500 रुपये मुकर्रर कर दिए गए हैं। सूबे भर की तमाम निजी लेबॉर्ट्रीज को मुरासला भी जारी कर दिया गया है। अमल ना करने वाली लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, जुर्माने किए जाएंगे और सील भी किया जा सकता है। नाजरीन, इससे कबल कोरोना के आगाज से ही शौकत खानम लैब कोरोना PCR टेस्ट के 11,000 रुपये जबकि चुगताई लैब 7,900 रुपये चार्ज करती थी, जो कि गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा बोझ था जिसे हुकूमत की जानिब से किसी हद तक कम कर दिया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने का फैसला भी सामने आया है। फैसले के तहत कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सेल में मजीद 50 कंप्यूटर ऑपरेटर्स भर्ती करने का फैसला हो गया है। कोरोना के कंफर्म मरीजों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम के तहत राब्ते वाले अफराद को तलाश किया जाता है। पंजाब में अब तक 55,024 कंफर्म मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा चुकी है, जबकि महकमा सेहत की टीम ने 1,83,375 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया है। ट्रेस करने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,965 अफराद कोरोना का शिकार निकले थे। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन उस्मान के मुताबिक 15 जून से 30 जून तक कुल 50,000 अफराद की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है। 30 जून तक कल 19,370 अफराद पॉजिटिव केसेस की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी मुकम्मल की गई है। इन तमाम मामलात पे बात करनी है, मेरे साथ मौजूद हैं जी CEO हैं आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के डॉक्टर शुएब खान साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी हमारे साथ मौजूद होंगे। सज्जाद साहब, आपको भी प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अच्छी खबर आखिर आपने कर दिखाया कि टेस्ट लास्ट प्रोग्राम में जब आप आए थे तो आपने बताया था कि कुछ कमी होने जा रही है जी। इसमें प्रेशर खासा था आप पे, लेकिन नहीं कोई प्रेशर नहीं सर, जराए बताते रहते हैं कि अच्छा खासा, आप इसीलिए इतनी ताकीर होगी कि प्रेशर बहुत था आप पर। जराए का तो ये काम है, हाँ। बट मेरे पे प्रेशर नहीं था, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, कोई प्रेशर नहीं था। हाँ। ये करना था सिर्फ चूंकि ये जो PCR टेस्ट लैब्स करती हैं तो पहली स्टेज पे तो मैंने कन्विंस किया लैब्स को, प्राइवेट को, क्योंकि हमें पता था कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाने कि सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज इसको टैकल नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट फेज में हमने लेबॉर्ट्रीज को तैयार किया, उनको ट्रेन किया और उनको फैसिलिटेट किया कि वो टेस्ट करना शुरू करें ताकि गवर्नमेंट का बर्डन किसी हद तक उठा सकें, जो किया उन्होंने। मैं ख़ास तौर पे लाहौर के बारे में ज़रूर कहूँगा, प्राइवेट हॉस्पिटल लैब्स ने 50%, आप अगर डेटा उठा के देखें तो 50 या समटाइम्स 50 से ज़्यादा भी कोरोना केसेस को आपके प्राइवेट सेक्टर ने कैटर किया। जिस बात के वो मुबारकबाद के मुस्तहिक के वो। अब जब ये हो गया तो, और ये भी आप जहन में रखें कि PCR टेस्टिंग बहुत बड़ी कॉस्ट, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होती है प्राइवेट सेक्टर की, और प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करता है तो जाहिर है वो फॉर प्रॉफिट होता है। तो एक तो रीज़न ये भी थी कि कम से कम अपनी इनिशियल कॉस्ट किसी हद तक कवर, और दूसरा ये कि मैं ये चाह रहा था कि
जब मुश्किल वक्त में इस प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट की हेल्प की तो गवर्नमेंट डंडा लेके ना शुरू हुआ बस ये करना है, नो। मैंने पूरे पंजाब की लैब्स के ऑनर के साथ मैंने मीटिंग की, मैंने अपना व्यू पॉइंट सामने रखा और देन उस मीटिंग के अंदर तमाम पंजाब की लैब्स, जिसमें ब्रावल बड़े बड़े शहर सारे, पिंडी, फैसलाबाद, जूम पे थे, तो एक रेट पे उन्होंने हम एग्री कर गए। ठीक। सिवाय 2-3 लैब्स के उन्होंने कहा था जी लेट अस गो बैक, वो बड़ी लैब्स थी, उनके ओवरहेड्स भी ज़्यादा होते हैं, लेट अस गो बैक, हमें कैलकुलेट करके मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने थे। वो गए, उन्होंने देन दे एग्रीड, लेकिन फिर हमने अपना पूरा प्रोसेस, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आज ऑर्डर करूं और कल कोर्ट में जाके तो हमें कोई सुबकी हो, तो मैंने पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया। मैंने कमीशन के सामने रखा, कमीशन ने यूनानिमसली इसको एग्री किया और जब अप्रूव किया तो विद इन 1 आवर मैंने नोटिफिकेशन चले गए सब लैब्स में, सब चले गए। और कल से हमारी टीम सिर्फ लैब्स को देख रही है। कल हमने को 18 लैब्स को देखा, 18 में से 17 लैब्स 6500 पे चली गई हैं। एक लैब के पास हमारा उनका ईमेल एड्रेस नहीं था तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा था, उसी वक्त नोटिफिकेशन दे दिया, देयर एंड देन उन्होंने 6500 कर दिया। इस वक्त कोई लैब ऐसी नहीं है जो 6500। ये यकीनी तौर पर ये तो मानना पड़ेगा कि जितने भी कम हुए, आखिर कम तो हुए ना इस मुश्किल वक्त में, कि कुछ तो हुआ ना, कुछ नहीं, काफी हुआ। हाँ, 1400 रुपए कम हो गए हैं, फिर भी हम बिल्कुल माननी चाहिए, जो बात अच्छी है। लेकिन अब ये बताइए कि शोएब साहब ने कहा कि एकदम से इस मुश्किल वक्त में हम प्राइवेट सेक्टर के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ सकते थे कि भाई ऐसा करे। मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट इसी तरह संजीदगी दिखा दे तो फिर हमारे बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। इसी तरह बहुत शुक्रिया हेल्थ केयर कमीशन ने ये बड़ा इकदाम किया है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं कि किट्स किस तरह की होती हैं और इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक। 2 तरह की किट्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तो चाइना सैम्पलिंग है और एक यूरोपियन जो बड़ी कंपनियों की है, यूरोप से इंपोर्ट की जा रही है। इन दोनों के रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक। अब ये हमें शोएब साहब बताएंगे कि क्या इन्होंने जो रेट फिक्स किया ये चाइना की किट्स है या यूरोप की है, या कि गोल कर दिया गया? अच्छा शोएब साहब, अब मेरा सवाल इससे रेलिवेंट ये है कि जब हम 8000 रुपये टेस्ट का पे कर रहे थे, 7900 रुपये, तो तब कैटेगराइज नहीं था कि अगर आप ये टेस्ट कराएंगे तो इतना पे करेंगे, ये कोरोना का टेस्ट कराएंगे तो इतना पे करेंगे। अब कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी किट, चाहे चाइना की किट है या यूरोपियन कंट्रीज की किट है, ये सारे मामलात देखता है ड्रैप, और सिर्फ वही किट्स इस्तेमाल हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं जिसको ड्रैप ने अप्रूव किया हुआ। अब ड्रैप का अपना तरीकाकार है, वो सारे स्टैंडर्ड्स को देखती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो चाइना की हाई स्टैंडर्ड की किट्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में वही आ रही हैं, उनमें और प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 700-800 रुपये का इतना किट का फ़र्क है। फिर आप ये ध्यान में रखें कि 6500 मैंने अपर लिमिट रखी है। अब ये मैंने कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की गुंजाइश छोड़ दी लैब्स की। अब कल हमने जब देखा, हमने 6500 अपर लिमिट किया, कुछ 6200 में कर रही है, कुछ 6000 में कर रही है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रही है। मैं अल खिदमत लैब का नाम लूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 5000 वो टेस्ट के ले रहे हैं। शुरू में 3000 से शुरू किया, मगर जब आपको पता है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं प्राइस को, जब आपकी डिमांड बहुत हो जाती है और पूरी दुनिया में वायरस था, पूरी दुनिया में ये किट्स यूज हो रही थी, किट्स की शॉर्टेज थी, तो प्राइसेस बढ़ी। तो उस हिसाब से उन्होंने प्राइस 3000 से 5000 एडजस्ट की। हमने ये प्राइस करने से पहले पूरा एनालिसिस किया। हमारी जो एनालिसिस के मुताबिक 4800 से 5200, टू बी वेरी प्रिसाइज 5180 रुपये कॉस्ट आती है। ये वेरी करती है बड़ी लैब्स और छोटी लैब्स में। ओवरहेड्स बड़ी लैब्स के ज़्यादा हैं, मगर उनके टेस्ट ज़्यादा होते हैं। ये कुछ होती है फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हर लैब ने वही प्राइस देनी है। कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट बड़ी छोटी लैब्स में वेरी करती है। छोटी लैब अगर दिन में 50 टेस्ट कर रही है तो वो टेस्ट 50 पे, ओवरहेड 50 पे डिवाइड होंगे। अगर बड़ी लैब 500 कर रही है तो ओवरहेड 500 पे डिवाइड होंगे। डॉक्टर साहब, करीबन कितनी हमारे लाहौर शहर में या पंजाब में प्राइवेट लैब्स होंगी जो कोरोना PCR कर रही हैं? और दूसरा ये भी बताइए कि आपने उनको क्लियर कर दिया ना कि कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, ये 6500 रुपये से 1 रुपया नहीं बढ़ सकता, किसी सूरत में नहीं बढ़ सकता। और ये हमने इस वक्त जो अप्रूव्ड हैं PHC के, वो हमारा बहुत एक जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ख़ास तौर पे PCR के लिए, कोरोना के लिए, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते
कि आपके सेफ्टी मैकेनिज्म ना हो और वहाँ पे काम करने वाले कोरोना की मर्ज में मुब्तला हो जाए। तो हम बड़े मेटिकुलस तरीके से, कोई लैब इन अभी इस वक्त तकरीबन 20 से ऊपर लैब्स हैं पूरे पंजाब में, ये मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी कोई लैब और कोई प्राइवेट लैब जब तक हमने अप्रूव नहीं किया, हमने उनको टेस्ट नहीं परफॉर्म करने दिए। आपके लाहौर के गवर्नमेंट सेक्टर के लैब्स हैं जिनको एक महीना हमने डिले किया कि जब तक 1, 2, 3 ये 10 पॉइंट्स पूरे नहीं करेंगे, 9 पूरे कर लिए, 10वां पॉइंट रहता है, हमने अप्रूव नहीं किया। हाँ। अभी इस वक्त भी लाइन में कुछ 4-5 लैब्स और हैं, उनकी 2 इंस्पेक्शंस कर चुके हैं। हमारा स्टाफ जाता है, शॉर्ट कमिंग्स जो उनकी होती हैं वो उनको निकाल के देते हैं और फिर उनको हेल्प करते हैं कि कैसे आपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है। आप ठीक, काज़मी साहब हमें ये बताइए कि ये चलें PCR टेस्ट पे तो ये अच्छा कदम सामने आ गया, लेकिन बेचारे लोग देखें, गर्मी का मौसम है, कोरोना के पीछे तो हम पड़े हुए हैं कि हमने इससे बचना है और इसके खिलाफ हमने अपने आप को ठीक भी रखना है, लेकिन गर्मी के मौसम में गैस्ट्रो, टाइफाइड और इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल जाता है गंदे खानों की वजह से। उनके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं और लोग ज़्यादातर प्राइवेट लैब से टेस्ट कराते हैं जिनकी हर की अपनी कीमत है और हज़ारों में टेस्ट होते हैं। इसी तरह बहुत शुक्रिया, क्योंकि गवर्नमेंट आज तक मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई चीज़ को फिक्स कर चुकी थी। आपको याद होगा कि डेंगू के दौरान शहबाज ने CBC टेस्ट के 90 रुपये मुकर्रर कर दिए थे और वो वक्ती तौर पे होते रहे हैं। उसके बाद जाहिर है कि डेंगू चला गया या स्लो हो गया तो उसकी कंट्रोल होगी। अब ये पैनिक है, चूँकि हम पे एक बोझ बढ़ गया है इस पे कोरोना का जानी नुकसान की वजह से, जो इंसान की सबसे जानी की, तो उसकी वजह से ये हुकूमत ने ये इकदाम किया है कि चले कोरोना के टेस्ट को इस कीमत पे मुकर्रर कर देते हैं। तो दूसरी चीज़ें तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट कभी भी इस तरफ आएगी, क्योंकि मौजूदा सूरत लेकिन जिम्मेदारी तो है ना, आप इन प्राइवेट लैब्स को CEO साहब से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हेल्थ केयर कमीशन का सर हम तो दरख्वास्त करते हैं आपके इस जानिब भी तवज्जो दें। आखिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, चाहे वो प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल तो आपने करना है। मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं कि पिछले 3-4 माह से हम प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं पूरे प्राइवेट सेक्टर के। मैं सिर्फ लैब की बात नहीं कर रही, जिसमें लैब भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, छोटे दरमियाने बड़े, होम्योपैथ, जितना भी हेल्थ सेक्टर के हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के तहत आती हैं हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके रेगुलेशंस बनाने, ये ऐसा नहीं है कि हम उठा के तो ऐसे ही जब तक हमारे रेगुलेशन नहीं होंगे हमारे पास लीगल कवर नहीं। रेगुलेशंस का फर्स्ट ड्राफ्ट हमारे पास आ गया, हम इंटरनली उसको रिव्यू कर रहे हैं और उसमें से बहुत सारी डिस्कशंस के बाद अपने नॉलेज और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेके हम इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग के वो अगले 2-4 दिन के अंदर एक जो ज़ीरो ड्राफ्ट है वो मुकम्मल हो जाए। ठीक, मेरी कोशिश ये होगी कि इस ड्राफ्ट को हम अगले 1 महीने तक फाइनल करके बोर्ड में पेश करें, बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स में। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स में भी इस पर बहुत काम किया हुआ, बहुत मेहनत की हुई और उनके पास जाएगा। अब ये मैं नहीं कह सकता कि पहली मीटिंग में ही हो जाए, हो सकता है कि उनकी तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। डॉक्टर साहब इसमें टेस्टिंग भी इंक्लूड है, एवरीथिंग, रेगुलेशन में कीमत भी, एवरीथिंग। हमने उसमें ये फैसला किया है कि हम हर एक चीज की अपर लिमिट मुकर्रर कर देंगे। ठीक, नीचे जिसकी मर्जी है, लाइक फॉर ये एग्जांपल जरूर डिफाइन कीजिएगा कि कौन सी किट्स के साथ किस टेस्ट का कौन सा और कैटेगराइज नहीं होंगी। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मामला है जी, कैटेगराइज कर दिया जाता है। ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरा लॉ मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, ये ड्रैप के अंदर आता है। जो चीज ड्रैप ने अप्रूव कर दी लीगली, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। यानी आप ये कर सकते हैं कि अप्रूव्ड किट के मुताबिक ये रेट अप्रूव ड्रैप की अप्रूव्ड किट के साथ, वो तो वैसे भी वो तो ये रेगुलेशन ना भी हो तो हमारे बाकी रेगुलेशन ऐसे हैं कि ड्रैप की अप्रूव्ड जो जितनी भी किट्स हैं उसके अलावा कोई अगर यूज़ कर रहा होता है तो हमने बहुत सारी लैब्स के खिलाफ एक्शन भी लिए। तो ये रेगुलेशन कब तक सर मेरी कोशिश होगी अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर, बट इट डिपेंड्स के क्योंकि अभी इस पर डिस्कशंस होनी है बोर्ड के साथ भी, और बोर्ड में बहुत लर्नड कानूनदान भी हैं, हमारे प्रोफेसर साहिबान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हर एंगल से उन्होंने देखना है। बहुत लेट नहीं हो गए ये तो इस पे डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रेशर जो पड़ेगा आप पे, ये बहुत बड़ा नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये कि हम ने कंसल्टेटिव मीटिंग्स हो गई हैं और हमने उसमें एक गुंजाइश छोड़ी है। हमने कैटेगराइज करना है हॉस्पिटल्स को, हर कैटेगरी के रेट्स डिफरेंट होंगे।
तो हम उसमें रेगुलेशन में गुंजाइश छोड़ रहे हैं और एक बहुत हाई पावर्ड कमेटी होगी। अगर आप समझते हैं जी कि ये मेरी कैटेगरी ये होनी चाहिए, आप एविडेंस दें, वहाँ पे आएँ, उनको कन्विंस करें, आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। काज़मी साहब, हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल दबा के रखते। नो, प्राइवेट सेक्टर आपका मेजर स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के बगैर चल ही नहीं सकती। हम हर वो काम उससे इज्तनाब करेंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर को दबाया जा सके। नो, हम सिर्फ इसको रेगुलराइज कर रहे हैं, यानी फ्रॉड और माफिया को खत्म कर रहे हैं। काज़मी साहब, मुझे ये बताइए कि शोएब साहब ने अच्छी खबर सुना दी है, दूसरी भी अच्छी खबर इनकी तरफ से आ गई है, लेकिन हमारे यहाँ नोटिफिकेशन तो आ जाते हैं, इदारों की जानिब से काम भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंटेशन पे जी मुझे भी ये शेख साहब बैठे हैं सामने, मुझे भी इन्होंने जो पहले फिक्स किया हुआ है रेट प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फरवरी 2020 वाला कोरोना के इलाज के लिए, तो उस पर भी मुझे थोड़ा सा एतराज़ है क्योंकि ये फिक्स तो किया है इन्होंने, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसको फॉलो एक तो नहीं किया जा रहा। दूसरा है कि बजट में तो टैक्सेस भी खत्म कर दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो अपनी मनमानी के रेट अभी भी ले रहे हैं। इनको मैंने 1-2 हॉस्पिटल की निशानदी की, इन्होंने नोटिस भी जारी किए उसकी किया इस हवाले से, लेकिन कहाँ कब कौन मरीज़ आपको इतला देगा वो एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है, अगर ये आहिस्ता आहिस्ता वाकई ठीक होगा। जैसे रेगुलेशन दूसरे इश्यूज पे ये कर रहे हैं, तो ये भी जैसे देखिए कोरोना स्टार्ट हुआ तो किसी को कोई पता नहीं था, को मानता नहीं था। अब कम से कम हर बंदा इसको मानना ज़रूर शुरू हो गया है कि कोरोना है और इससे बचना है। चाहे वो रूमर को थोड़ा बहुत ले रहा है साथ, लेकिन कोरोना से डर गया। सब हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ये सिर्फ महकमा हेल्थ और हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं, हर फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन बहुत। मैं देखिए बाकी फील्ड से एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी तक जितनी भी आप मुझसे बात कर रहे हैं वो सारी हो ही रही है इम्प्लीमेंटेशन। मेरी जितनी भी बातें हैं और या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, मैं काज़मी साहब की जो बात है प्राइवेट हॉस्पिटल, देखें आउटलायर्स कहीं पे भी हो सकते हैं। एक चीज़ का मैं चैलेंज करता हूं कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, जो फरवरी के रेट वाज़ेह जगह पे डिस्प्ले ना हो, उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले ना हो, एक हॉस्पिटल भी आपको पंजाब में नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखें मेरे पास इतनी एनफोर्समेंट नहीं है कि लाइक जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो एक्साइज टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक्साइज का बंदा वहाँ पे नॉमिनेटेड 24 घंटे बैठा रहता है, जो इसको एक एक चीज़ पता होती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स में एक बंदा बैठा दूँ। अब जब हम जाते हैं वो सारा वही हो रहा होता है। हम फिर ये भी करते हैं कि हम पिछला रिकॉर्ड भी देखें। एक जिस तरह से आपने एक हॉस्पिटल का दिया, हमने उसका रिकॉर्ड चेक किया तो जो आपने बताया वो ठीक था, उसके खिलाफ हमने एक्शन ले लिया। बिलीव मी, हमने हॉस्पिटल से एक्स्ट्रा, पिछले मैं 15 दिन की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए पैसे मरीजों को घर से फ़ोन करके बुला के वापस डॉक्टर साहब, फिर तो हम ज़रूर आपकी तारीफ करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है। हमें बताइए कि अगर PCR टेस्ट अगर अभी भी कहीं महंगा हो रहा है, या जैसे आपने प्राइवेट अस्पतालों के रेट फिक्स कर दिए हैं, वहाँ ज़्यादा लिया जा रहा है, तो फिर जो देखने वाले हैं, जो शहरी हैं, शिकायत कैसे करें, आपको कैसे बताएं? बहुत अच्छा सवाल, इससे मुझे याद भी आ गया। हर हॉस्पिटल में जहाँ पे रेट डिस्प्ले है उसके नीचे लिखा हुआ है कि इन रेट्स के अलावा अगर आपसे कोई चीज़ ज़्यादा चार्ज की जाती है तो ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नंबर्स हैं, आप इन पे रब्ता कर सकते हैं। हेल्पलाइन हर हॉस्पिटल में डिस्प्लेड है, हर वेबसाइट पे डिस्प्लेड है। अब अपनी वेबसाइट पे भी हम वही सारे हॉस्पिटल्स का रेट दे के, तो अपना भी नंबर हमने लिखा हुआ है कि अगर इससे ज्यादा कोई भी रेट चार्ज करे तो इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल। अच्छा सर, साथ ही एंटीबॉडीज की तरह बात कर बिल्कुल, उस पे बैन लगा हुआ है, वो उस पे आपने एलाइजा पे की है। और इसकी वजूहत बता दें कि आखिर पहले डॉक्टर साहब बताइए कि ये एलाइजा टेस्ट है क्या है, अगर प्राइवेट लैब उसको लाइव करती है। पहले ये बता दीजिए कि ये टेस्ट है क्या, फिर बैन की वजह भी बता दीजिए कि सख्ती क्यों। लेटेस्ट जो है कल 1 जून को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एक रिवाइज नोटिफिकेशन इशू किया है। तो जो सख्ती हम उस पर कर रहे थे उस नोटिफिकेशन की वजह से अब हमने ओपन कर दिया। अब पहली तो बात ये जो आपने पूछा कि एंटीबॉडी टेस्ट क्या है जी। जब आपको कोई बीमारी होती है तो आपका बॉडी रिएक्ट करके उस बीमारी, उस जरासीम के खिलाफ आपकी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। अब वो कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी हैं जब एक दफ़ा पैदा हो जाएं लाइफ लॉन्ग आपके जिस्म में रहती हैं, वो दोबारा बीमारी आपको कभी नहीं हो सकती। कोरोना नया वायरस है,
अभी हमें ये नहीं पता कि ये एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में 3 महीने, 6 महीने, साल कब तक रहेंगी और हमें प्रोटेक्ट कर सकती, इस पे भी रिसर्च हो रही है। लेकिन एंटीबॉडीज 8 से 10 दिन लगते हैं पैदा होने में। अगर उन 8 से 7वें दिन आप फील करते हैं कुछ और आप जाते हैं, आप कहते हैं पीसीआर का टेस्ट महंगा है, ये 1500-2000 में हो जाएगा, मैं एंटीबॉडीज टेस्ट करवाता हूँ, 7वें दिन आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज 7वें दिन तो पैदा नहीं होती। अब आप खुश हो जाएंगे आई एम नेगेटिव, और आपने उस खुशी में 30 से 40 लोगों को कोरोना लगा दिया, बिकॉज वायरस शेड कर रहे हैं आप, एंटीबॉडीज नहीं बनी आपकी, डिटेक्ट नहीं हुई। तो दैट इज वाई इस टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं कहा जा सकता। WHO ने पूरी दुनिया में कहा है कि इसको डायग्नोस्टिक्स के तौर पे यूज न करें। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कर सकते हैं। आपने प्रिस्क्रिप्शन का जिक्र किया, उससे मुराद क्या है, कौन सा डॉक्टर हो? ये पहले कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने गाइडलाइंस दी थी गवर्नमेंट को, और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफाई किया था कि सिर्फ ट्रीटिंग कंसल्टेंट अगर देखना चाहे कि वो ट्रीट कर रहा है कोरोना के मरीज को और इसकी एंटीबॉडी इम्यून मैकेनिज्म को देखना चाहता है, तो वो प्रिस्क्राइब करेगा। तो हमने लैब्स को कहा था प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखें। अब उसमें जब हमने चेक करना शुरू किया तो 90% कंसल्टेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी, आम जनरल प्रैक्टिशनर्स थी। उन गाइडलाइंस के मुताबिक और डायरेक्टिव जो गवर्नमेंट ने इशू किया था उसके मुताबिक ठीक नहीं था, तो हमने मना कर दिया। अब सियाग ने रिवाइज कर दिया कि जनरल प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने यकम को नोटिफाई कर दिया, तो अब हम अच्छा सर समझ गए गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दी है प्राइमरी हेल्थ केयर का नोटिफिकेशन, सर जल्दी से हमें बता दें। आपने कहा कि उसके बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स कर प्राइमरी स्पेशलाइज्ड है। उन्होंने पहले तो कंसल्टेंट ट्रीटिंग कंसल्टेंट था, तो अब उन्होंने कहा जी कि जनरल प्रैक्टिशनर जीपीज भी जो है उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे भी ये किया जाए। लेकिन अस खुद कोई भी जाके नहीं करा सकता। वॉक इन पेशेंट का अभी तक यही डायरेक्शन है WHO की भी और गवर्नमेंट की भी कि वॉक इन पेशेंट को डायग्नोसिस के तौर पे इस टेस्ट को नहीं ले सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमें ये बता दीजिए कि आपने बड़े अच्छे अच्छे इकदाम तो कर लिए हैं, अब इनके खिलाफ जुर्माने क्या होंगे, सजाएं क्या होंगी? जो आपने नोटिफिकेशन ये हमें प्राइसेस के हवाले से बताया है, इसका क्या मैकेनिज्म? देखिए हमारा एक मैकेनिज्म, हम एकदम एक्सट्रीम सजा पे नहीं जाते जी। हम देखते हैं नोयत उसकी कितना वो डेविएट कर। इनिशियली हम वार्निंग देते हैं और फिर नोटिस सर्व करते हैं। लाइक अगर हमने देखा कि कोई रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो हम 24 आवर्स का नोटिस देते हैं कि विद इन 24 आवर्स आप वापस फरवरी वाले रेट पे चले जाएं। 24 आवर्स के बाद हम फिर जाते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड देखते हैं, फिर भी अगर 10 में से 8 चीज़ें कर दी, 2 चीज़ें फिर भी ज़्यादा हैं, तो हम एक और मौका देते हैं, वार्निंग दे देते हैं। ठीक। जब हम देख लेते हैं कि 2-3 मौके के बावजूद रेट वापस नहीं जा रहे, तो देन हम सिलेक्टिव सर्विसेज उनकी सस्पेंड कर देते हैं। मगर हम ये इंश्योर करते हैं कि एमरजेंसी केसेस और कोविड के केसेस उनको बगैर सफ़र किए हुए, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब कि आपने इलेक्टिव जो कोल्ड केसेस हैं उनके एडमिशंस आप बंद कर दें जब तक कि रेट वापस नहीं जाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सज्जाद काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर आज हमने आपको दे दी है कि टेस्ट की कीमत कम कर दी गई है, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट खुद से कराने का कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे, जैसे ही कोरोना ने पूरी दुनिया पर हमला किया तो जैसे ही हमारी ज़िंदगी का पहिया तकरीबन रुक गया था, वैसे ही निज़ाम तालीम पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। ऐसे में पाकिस्तान में सोचा गया कि ऑनलाइन तालीम की जानिब तलबा और तालिबात को राग़िब किया जाए और मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारों की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ हमारे निज़ामी तालीम में इस तरह का कोई भी तजुर्बा नहीं किया गया था। ना ही तलबा के पास सहूलियात थी इतनी ज़्यादा कि वो इस तरह के सिस्टम को समझ सकें या फिर उसको अच्छे से हज़म कर सकें और उसके थ्रू पढ़ सकें। जैसे ये तजुर्बा किया गया तो कुछ बच्चों ने तो इसको अच्छे से अडॉप्ट भी कर लिया, इससे अच्छे नताइज भी हासिल किए, लेकिन हमारे एक बड़ी तादाद तलबा और तालिबात की ऐसी है जिन्होंने इस ऑनलाइन तालीम को एक मजाक बना के रख दिया। मजाक सिर्फ ऑनलाइन तालीम का नहीं बनाया, बल्कि अपने असातिज़ा, जिनको हम कौम के मेमार कहते हैं, जिनको हम अपने वालिदैन का दर्जा देते हैं,
उनके खिलाफ भी उन्होंने सोशल मीडिया पर वो मुहिम चलाई, वो हमने मीम्स देखे, जो कि इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। कम से कम मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए जब ऐसी कोई बात नहीं कर सकते तो फिर उस्ताद के लिए भी ऐसी बात करना हमें बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। हम अखलाकी पस्तियों में क्यों धंसते जा रहे हैं? ये हमारे अखलाकी रवैये, ये हमारे माशरती रवैये हमें किस जानिब लेकर जा रहे हैं? हमारा जो निज़ाम तालीम है, इसमें ये जो तजुर्बा किया गया है, आने वाले कितने साल लगेंगे कि इस तजुर्बे को कामयाब बनाया जाए? बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब हैं, आप साबिक प्रिंसिपल कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज हैं आप, और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि ये हमारे यहाँ एक तरह का तजुर्बा कहा जा सकता है, ये ऑनलाइन स्टडी का, तालीम का, ये कामयाब क्यों नहीं हो पाया? देखिए, अभी तो बहुत ही शुरुआत है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो ये फैसला करना कि ये कामयाब है या नाकाम है अभी तो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया है, और ख़ासतौर पर पिछले दिनों ये खबरों में भी बहुत आया कि कुछ तलबा ने बहुत ही नाजेबा किस्म की गुफ्तगू अपने टीचर्स के बारे में की, और जिस पर उस यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा तादीबी कार्रवाई की और उनको सजा दी। देखिए, मेरे ख्याल के अंदर ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारी की अलामत है। जैसे एक मरीज को बुखार हो तो बुखार कोई बीमारी नहीं होती, उसके पीछे मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है या कोई और बीमारी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये आपका टीवी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो अपने घर की लिनन को सबके सामने वॉश करना तो बहुत ही तकलीफदेह बात है। लेकिन देखिए, हमने पिछले 20-30 साल से पूरे मुआशरे के अंदर किरदार साजी के लिए कोई बाकायदा प्लान, कोई प्रोग्राम, कोई मंसूबा नहीं बनाया। मुआशरे के अंदर लोगों की तरबियत कैसे होती है? सबसे पहले तो उनके खानदान से एक तरबियत होती है, और पिछले 20-30 साल में हमारे खानदान का निजाम बहुत तोड़ फोड़ का शिकार हुआ है। उसके बाद वो तालीमी इदारों में जाते हैं और वहां उनके किरदार की तश्कील होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-30 साल से हमारे जो तालीमी इदारे हैं, उनका सोल पर्पज सिर्फ एक है, वो ये है कि कैसे बच्चों के नंबर आए, उसके बाद उनका मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो। और तीसरी जो जिम्मेदारी है वो हमारे मुआशरे के अंदर जो इदारे हैं उनकी होती है, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होती है, जिन्होंने रोल मॉडल्स क्रिएट करने होते हैं, जिन रोल मॉडल्स को देखकर लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-30 साल में हमने इन तीनों महाजों पर बहुत बुरी तरीके से हम नाकाम हुए हैं। हमारा खानदान बहुत अरसे से तोड़ फोड़ का शिकार है, हमारा तालीमी निजाम उसके बारे में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। खास तौर पर जो कैरेक्टर बिल्डिंग कैरिकुलम है, जिस देखिए ना, जब एक बच्चा मैट्रिक करके आता है तो क्या उसको मैट्रिक इसलिए करवाया जा रहा है कि उसको मदरसा छोड़ने की सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी आती हो, उसको माई बेस्ट फ्रेंड पर एक मजमून लिखना आता हो, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पता हो, उसको ये पता हो कि फिजिक्स के लॉज कौन से हैं और न्यूटन के 3 कानून क्या हैं? क्या ये तालीम का मकसद था? तालीम का मकसद तो ये था कि वो एक खास डिग्री लेने के बाद किस किस्म के किरदार का हामिल होगा, किस किस्म का बिहेवियर उससे तवक्को की जाएगी। देखिए, इस सिलसिले में हमसे बहुत कोताही हुई है, और जो हमारे बड़े रोल मॉडल हैं वो सारे, उनमें से अक्सरियत नेगेटिव रोल मॉडल हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, तो अगर मैंने किसी बड़े अदीब को सोचना होता था तो मैं फैज को देख सकता था, मैं फराज को देख सकता था, मैं हफीज जलंधरी को देख सकता था, मैं एहसान दानिश को देख सकता था। मुझे किसी पेंटर को देखना होता था तो मैं सादकैन को देख सकता था, मैं गुलजी को देख सकता था। मुझे किसी बड़े एक्टर को देखना होता था तो मैं मोहम्मद अली को देख सकता था, नदीम को देख सकता था, सबिया खानम को देख सकता था। मैंने किसी बड़े प्लेयर को देखना था तो इमरान खान को, जावेद मियादाद को, ज़हीर अब्बास को देख सकता था। अब अनफॉर्चुनेटली आप किसी शोबे को देख लीजिए, हम किसकी तरफ देखें? और उसके अंदर बहुत ज्यादा कसूर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का है। हमारी ये एक सेगमेंट है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, वैसे तो इंटेलिजेंशिया का भी है, वैसे तो एकेडेमिया का भी है। लेकिन आप देखिए सर, बड़े जबरदस्त अंदाज में और बहुत थोड़े वक्त में आपने इतने जबरदस्त अंदाज में तकरीबन हमारी सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स को टच किया है कि जो इसके कसूरवार हो सकते हैं। सर, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? आने वाले वक्त में लगता है कि हमारे निज़ाम तालीम के जरिए, हमारे माशरती रवैयों के जरिए हमारे रवैये बदल जाएंगे एज अ इंडिविजुअल, या मजीद बिगड़ेंगे? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, और जब हम मरीजों का इलाज करते हैं ना, तो जो पेशेंट आईसीयू में पड़ा हो और जिसके आखिरी सांस आ रहे हों बज़ाहिर देखते हुए, हमारी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि हमने ये कहना है कि हमने आखिरी सांस तक लड़ना। अगर हम यहाँ बैठकर 6 घंटे का प्रोग्राम भी करें
तो मुआशरे की सारी बुराइयों को गिनवा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं ये बुराई है, ये बुराई है, लेकिन उससे हमें फायदा नहीं होता। मैं तो अपना वो जो ट्रेनिंग मेरा और एप्टीट्यूड है बीइंग अ डॉक्टर, वो ये है कि हमें ये नहीं देखना कि कितना नुकसान हो चुका है, हमें ये देखना है कि अब आगे हम क्या करें। देखिए, आगे करने के लिए बहुत बुरी तरह ये डोर उलझी हुई है और अनफॉर्चुनेटली अभी हमें इसका सिरा भी नहीं पता। मेरे ख्याल के अंदर ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप एक एफर्ट की जरूरत है और फ्रॉम एक टॉप टू बॉटम एफर्ट की जरूरत है। जो बॉटम टू टॉप एफर्ट होती है वो बहुत मेहनत लगती है, बहुत देर लगती है। जो टॉप टू बॉटम है वो यूजुअली क्विक होती है और क्विक स्टार्ट होती है। अगर मुझे आप इख्तियार दें कि बताइए इस सिलसिले में क्या करना है, तो मैं ये करूं कि एक टास्क फोर्स बनाऊं जो कि हमारे जो नाबगाए रोजगार जीनियस लोग हैं हमारी सोसाइटी के और जिनकी कोई कमी नहीं है, ये हुकूमत वक्त ये करे। जिस तरह हुकूमत जो है मिनिस्ट्री ऑफ बनाती है मिनरल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसी तरीके से एक मिनिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग बनाए। अगर मिनिस्ट्री नहीं बनानी तो कम से कम एक टास्क फोर्स बनाए। ये टास्क फोर्स हंगामी बुनियादों पर काम करके मुआशरे के अंदर जितने मिसिंग लिंक्स हैं उनको ढूंढे, उसके बाद फिर पूरी की पूरी एक कैंपेन लॉन्च की जाए जो कि हमारे मीडिया पर भी हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो रिफॉर्म्स लेके आनी है वो लेके आई जाएं, हमें पेरेंटिंग सिखाई जाए, हमें खानदान को बिल्ड करना वो सिखाया जाए। तो टॉप से बुनियादी तौर पर इस बात को ऊपर से ट्रिकल डाउन किया जाए और इसके साथ जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, जैसे फर्ज करें आपका चैनल है, आपका चैनल तय कर ले कि मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि हमने अपनी 24 घंटे की नशरियात में से 2 घंटे की नशरियात रोजाना कैरेक्टर बिल्डिंग पे करनी है। इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा इदारा है, वो इदारा ये करे कि मेरे जितने एम्प्लॉइज मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैंने 8 घंटे की ड्यूटी में से आधा घंटा उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे लगाना है। मगर ये सारा का सारा बगैर तरतीब के नहीं हो सकता, ऐसे एक दो रैंडम तरीके से नहीं। इसके लिए हुकूमत की विल चाहिए। सबसे अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि कभी आप असेंबली के इजलास को, उसकी कार्रवाई को स्कूल के बच्चों को दिखा सकते हैं कि डिबेट करने का ये तरीका है? सर, ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि कुछ बिहेवियर तो हमारे तालीम से चेंज किए जा रहे हैं लेकिन हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पा रही। ये आपने अंग्रेजी ज़बान का जिक्र किया है, हम गुलाम बनकर रह गए हैं। हमने अंग्रेजी ज़बान को सीखने के लिए नहीं पढ़ा, हमने तो उसको बस उसके ताबे होने के लिए, उसको सर पे सवार होने के लिए हमें पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा ये कि कुछ वालिदैन, कुछ हमारे अभी भी घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को तमीज़ तहजीब सिखाने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे वो मुआशरे में जाते हैं, अपने तालीमी निज़ाम में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, बिगड़ना उनका तय पा जाता है। देखिए, जहाँ तक अंग्रेजी का ताल्लुक है ना, तो दुनिया की सब जबानें बहुत अच्छी हैं और बहुत जरूरी हैं। अंग्रेजी इंटरनेशनल जबान है। अगर आपको अंग्रेजी जबान आती होगी तो आपका जो स्कोप ऑफ गेटिंग नॉलेज और स्कोप ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, हमें तमाम जबानें सीखनी चाहिए, अरबी भी सीखनी चाहिए और अब देखें आजकल हमें चाइनीज सीखनी चाहिए क्योंकि हमारा उनके साथ है। लेकिन बात यह है कि जो हमारी अपनी तहजीब है, जो हमारी अपनी, एक दरख्त को फजा में आप जितना मर्जी लटका लें, जब तक उसकी जड़ें उसकी मिट्टी के अंदर डीप मौजूद नहीं होंगी, उस वक्त तक उस तहजीब के असरात उसके ऊपर नहीं आएंगे। तो इसलिए हम जितनी मर्जी जबानें सीखें, मगर जो हमारी अपनी तहजीब है, हमारी अपनी तहजीब क्या है? हमारी अपनी तहजीब एक इस्लामी और हमारी इस इलाके से ताल्लुक रखने वाली इलाकाई तहजीब, ये दोनों हमारी तहजीब है। तो हमारी तहजीब के साथ हमारी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए और ये बहुत से लोगों ने स्टडीज की हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के माहिरीन ने, कि किसी भी इंसान की तरबियत और उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वो हमेशा मादरी जबान में सबसे बेहतरीन होती है। अब ये बहुत तफसीली बात है, लेकिन शायद आपके इल्म में होगा ये बात कि जो हमारी जो पैटर्न हमारे दिमाग के अंदर जो हैबिट्स का पैटर्न है वो 7 से 10 साल में मुकम्मल हो जाता है। तो सबसे वाइटल एरिया बच्चों की तरबियत का वो है 7 साल तक। तो जिनके बच्चे छोटे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि 7 से 10 साल का वो एज होती है जब बच्चों को जो सिखा देंगे वो उनके जहनों पर नक्श हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।